हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज के सेशन में सुपर 30 सीरीज में अपन प्रैक्टिस सेट थर्ड देखेंगे। इस वाली सीरीज में क्या होता है, इस वाली सीरीज में अपन जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं पीवाईपी के अलावा वो सीरीज देख रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बहुपद है जिसमें 6x² प्लस 3x² माइनस का 5x प्लस 1 है, तो इसके शून्यांकों के मानों के व्युत्क्रम का योगफल बताना है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो 6x² प्लस 3x² कितना हो जाएगा अपने पास, 9x² माइनस का 5x प्लस 1। ठीक है, यहाँ से जो बहुपद होता है वो किस रूप में होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना होता है, 0। तो यहाँ से अगर इनके शून्यांकों का योग देखे तो कितना होता है, माइनस का b बाई ए होता है। ठीक है, अगर इनका गुणनफल देखे तो कितना होता है, c बाई ए। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका एक आप जो शून्यांक है वो अल्फा मान लो, दूसरा मान लो बीटा। ठीक है, तो इनके व्युत्क्रम का योगफल मतलब इसका व्युत्क्रम कर दिया और इसका व्युत्क्रम कर दिया, इनका योगफल करा। तो यहाँ से देखो मैं एलसीएम ले लूंगा अल्फा बीटा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब इसका मान चाहिए तो यहाँ से अपन अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं ना, कितना होता है माइनस का बी बाई ए। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ए का तो कौन सा है, 9। तो अल्फा इंटू बीटा क्या क्या निकलेगा यहाँ से, 1/9। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 5/9, और ये कितना हो जाएगा 1/9। तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपन इनकी व्युत्क्रमों का योगफल कितना प्राप्त हुआ, 5। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, अपने को गिवन है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 4 गिवन है, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू दे रखा है 16/15। तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है x³ प्लस y³। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि x प्लस वाई का होल क्यूब होता है, माइनस होता है 3xy और x प्लस वाई। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर अपन इसकी वैल्यू पुट करें तो देखो सबसे पहले अपन को x प्लस वाई है, लेकिन किसकी वैल्यू प्राप्त नहीं, पता नहीं है एक्स वाई की। तो यहाँ से अगर एक्स वाई की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से एलसीएम लेते हैं एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, 16/15। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है अपने क्वेश्चन में, 4 है, और एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 16/15। तो यहाँ से देखो 4 से कितने टाइम चला जाएगा, 4 टाइम चला जाएगा। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 15/4। तो यहाँ पर देखो वैल्यू रखते हैं, तो x³ प्लस y³, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 4। तो 4 का क्यूब करेंगे यहाँ से, -3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15/4। ठीक है, क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 15/4, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 4। तो यहाँ से देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 का क्यूब कितना होता है यहाँ से, 64, और ये कितना होगा 45। तो 64 में से अगर 45 माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना प्राप्त होगा अपन को, 19। ठीक है, जो किसकी वैल्यू है, x³ प्लस y³ की वैल्यू है। तो क्वेश्चन में अपन को यही फाइंड करना था, कौन सा ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, देखो x² है प्लस y² प्लस z² माइनस का 2x प्लस 4y माइनस का 2z प्लस 6 इक्वल टू 0 है। तो इसकी वैल्यू बताओ। देखो यहाँ पर आप देखो x² है माइनस का 2x है, तो यहाँ पर आप x जो ये फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये बढ़ाने की कोशिश करो। यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने ये x लिख दिया, तो यहाँ पर x² उतारा, माइनस का 2x उतार लिया। ठीक है, और ये 6 है ना, इसको मैं इसमें एक है, इसको जो 6 में एक इसमें इसको दे देता हूँ। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिया। ये y² है, इसका कितना है, 4y है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5 बचा ना, 5 में से इसके पास 4 और दे देता हूँ, y के साथ अलग स्प्लिट करके रख दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर z² है, z² माइनस का कितना है, 2z। ठीक है, अब कितना यूज कर लिया, देखो 1 4 5 तो यूज कर लिया, बचा कितना, 1, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब देखो ये चीज किसका स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर होता है ना। ठीक है, और ये किसका स्क्वायर हो रहा है, y+2 का होल स्क्वायर हो रहा है, ये सुनो। और ये चीज क्या बन रहा है, z-1 का होल स्क्वायर बन रहा है। अब देखो इनको अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, तो x-1 इक्वल टू 0 करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है अपने को, 1। यहाँ से y+2 का इक्वल टू 0 करते हैं, तो y की वैल्यू अपने को कितनी प्राप्त हो रही है, -2। एंड z इक्वल टू -1 बराबर 0 करते हैं, तो z बराबर कितनी प्राप्त हो रही है अपन को, 1। अब पूछा किसकी वैल्यू है, 2x माइनस 3y प्लस जेड। अब उनको x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, z की वैल्यू पता है। यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 इंटू 1 माइनस का 3 इंटू माइनस का 2 प्लस 1। देखो यहाँ से कितना हो गया 2, यहाँ से कितना हो गया 6 प्लस 1, 6 2 8 कितना हो गया 9। तो इसका आंसर कितना आ रहा है अपने पास, 9, ऑप्शन नंबर ए। देखो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन पड़ जाएगा, लेकिन अगर अपन इसको ट्रिक से देखें
अगर ट्रिक से देखें तो ट्रिक क्या होता है, सेकंड मेथड की बात करूं तो यहाँ पर अगर अक्स की वैल्यू फाइंड निकालना है तो देखो सबसे पहले आप किसके गुणांक देखो, एक अक्स के गुणांक देखो, अक्स का गुणांक देखो और उसका आधा कर दो, अक्स का गुणांक का आधा कर दो और चिन्ह क्या कर दो, चिन्ह चेंज कर दो, जो चिन्ह दिया हुआ वो चिन्ह चेंज कर दो, ठीक है। डिवाइड कर देखो अक्स स्क्वायर के गुणांक के, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। अब देखो इसको अप्लाई करोगे तो कैसे अप्लाई करोगे, देखो यहाँ से मैं बताता हूँ कैसे अप्लाई करोगे। अक्स का गुणांक कितना है यहाँ पर, 2 है ना, माइनस का 2, तो देखो माइनस का 2 तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि चिन्ह चेंज करना है। फिर इस 2 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 1, और फिर भाग दोगे अक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 है, तो 1 का भाग दोगे तो यहाँ का अक्स की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है अपन को, 1, और यहाँ से भी कितनी हो रही थी एक्स की वैल्यू 1, तो यहाँ से अपन डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे ऐसे। तो वाई की वैल्यू निकालना है, देखो प्लस का 4 है ना तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस का, 4 का आधा करेंगे तो कितना हो गया 2, ठीक है। फिर इसका डिवाइड करेंगे किससे, वाई स्क्वायर के गुणांक का भाग देंगे 1 का, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है अपन को, माइनस का 2। ऐसे ही सिमिलरली अपने जेड का वैल्यू निकालेंगे तो देखो 2 का आधा करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, ठीक है, 2 का आधा करेंगे तो 1, और जेड की स्क्वायर के गुणांक का भाग देंगे 1 का, तो कहाँ यहाँ से कितना हो रही है, जेड की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है 1, ठीक है। तो यहाँ से अपन को पूछा क्या है कि 2x माइनस का 3y प्लस जेड, इसकी वैल्यू पूछा है, तो 2 इंटू यहाँ पर 1 रख दिया मैंने, माइनस का 3 इंटू माइनस का 2 प्लस 1, तो यहाँ से भी कितना वैल्यू प्राप्त हो रहा है अपन को 9, ठीक है, ये हो रहा है 9। अब देखो ये फॉर्मूला लगाना कब है, ये चीज लगाना कब है, जब देखो जो इक्वेशन में ना जैसे एक्स स्क्वायर दे रखा है, फिर जैसे पावर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में चली रहे ना, ऐसे जैसे यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स की पावर 1 है, फिर एक्स की पावर कुछ भी नहीं है, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले ना, तब ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एबीसी इस प्रकार है कि बीएसी अपन को 90 डिग्री दे रखा है और एडी बीसी पर लंबवत है। एबीसी का क्षेत्रफल अपन को दे रखा है 63 सेंटीमीटर और एसीडी का क्षेत्रफल दे रखा है 7, तो एसी बराबर 5 है, तो बीसी की लंबाई बताओ। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो बी ए सी, जिसमें ए एंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, तो मैं इसे बना दूंगा कि बी ए सी, जिसमें ए क्या है 90 डिग्री है। अब क्या बोला गया कि एडी है ना बीसी पर लंबवत है, एडी है वो बीसी पर लंबवत है, तो मैंने लंबवत मतलब क्या होता है कि सामने वाली साइड पर क्या बनाए 90 डिग्री का कोण बनाए, तो एडी है ना बीसी पर क्या हो गया लंबवत हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अपन को गिवन है कि एबीसी का जो एरिया है वो अपन को कितना गिवन है 63, और ट्रायंगल ऑफ एसीडी का एरिया क्या क्या गिवन है 7, ठीक है। तो अपन को जब पता हो, अपन को क्या पता होता है कि जब भी समरूप दो ट्रायंगल समरूप हो जाते हैं उनके साइड का रेशियो क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तो यहाँ से देखो एक ट्रायंगल देखो आप, तो एक तो ट्रायंगल देखो बड़ा वाला ए बी सी, वह ट्रायंगल देखो ए सी डी में, यहाँ पर मुझे ऐसे बताओ कि क्या बी ए सी बराबर है किसके, ट्रायंगल ऑफ ए डी सी के, क्यों, देखो इसमें भी 90 डिग्री है इसमें भी 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा बराबर 90 डिग्री के। कौन सी क्या है इसमें कॉमन है दोनों में, देखो बड़े वाले ट्रायंगल में ये और छोटे वाले ट्रायंगल में क्या है कॉमन है, क्या है कॉमन है, तो कॉमन होने के कारण क्या हो गया ये बराबर हो गया। तो आरएचएस नियम से क्या होता है, जब दो एंगल बराबर हो जाते हैं तीसरा एंगल भी क्या हो जाता है ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी हो जाता है। तो ये क्या हो गया ट्रायंगल समरूप हो गए, तो समरूप हो गया तो ये प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ट्रायंगल ऑफ एबीसी का एरिया ट्रायंगल ऑफ एसीडी का एरिया, ठीक है, बराबर क्या होगा इसकी भुजा देख लो बीसी का स्क्वायर, अगर परिमाप देता तो अपन स्क्वायर नहीं करते साइड का साइड ही रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ एसी, तो एसी का स्क्वायर। अब देखो जो वैल्यू दी है यहाँ पर पुट करेंगे तो एबीसी का एरिया कितना क्वेश्चन दिया हुआ है 63, एसीडी का एरिया कितना 7, देखो बीसी स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है, एसी स्क्वायर कितना है 25। अब यहाँ से इसको सोल्व कर देंगे देखो 7 में 63 हो जाएगा और बीसी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 9 इंटू 25। देखो अगर यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर जाके क्या लगेगा रूट, इधर जाके क्या लगेगा रूट, तो यहाँ से देखो 9 का रूट कितना होता है 3 और 5 का रूट कितना होता है 25, 25 का रूट कितना होता है 5, तो बीसी की इक्वल टू कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, कितना आ गया अपने पास 15 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि दो वर्त बाह्य एक दूसरे को अक्ष पर स्पर्श करते हैं और पी क्यू दोनों वर्त के लिए क्या है सामान्य उपनिष्ठ स्पर्श रेखा है, जो वर्त को कहां पर टच करती है पी और क्यू पर क्या करती है स्पर्श करती है, तो वर्त की त्रिज्या इसमें दे रखी है आर और दूसरे वर्त की त्रिज्या कौन सी दे रखी है स्मॉल आर, तब पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू बताना है। देखो ये कोई सर्कल है एक और एक दूसरा सर्कल है, यहाँ पर एक दूसरा सर्कल है ये जो जिस पर किस पर टच कर रहा है एक्स पर टच कर रहा है, एक उभयनिष्ठ है, एक उभयनिष्ठ क्या है स्पर्श रेखा है,
ठीक है, एक उपनिष्ठ स्पर्शरेखा है जो इस पर तो इसको तो पी पर टच कर रही है और इसको कहाँ पर क्यू पर टच कर रही है। यहाँ पर इसकी रेडियस दे रखी है कैपिटल आर और इसकी रेडियस कौन सी दे रखी है, स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस बताओ इन दोनों के बीच की दूरी, इनके जो केंद्र है इनके बीच की दूरी का डिस्टेंस बताओ। कैपिटल आर प्लस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा ना यहाँ से। ठीक है, इतना पता लगने के बाद आप बताओ उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा का फॉर्मूला क्या होता है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जिसको अपन एल से भी डिनोट करते हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है, पी क्यू। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अंडर ऑफ डी स्क्वायर माइनस आर का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। अब अपन को पी क्यू का वैल्यू निकालना है, पी क्यू स्क्वायर का निकालना, पहले यहाँ पर पी क्यू का वैल्यू निकालते हैं। डी बराबर क्या निकाल लिया अपने, आर प्लस आर का होल स्क्वायर निकाल लिया ना। यहाँ से अपन रखते हैं वैल्यू आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जब भी स्क्वायर के बीच में क्या हो, माइनस का चिन्ह हो, तो आपको एक फॉर्मूला जरूर याद आना चाहिए, क्या, एक बार तो प्लस का होना चाहिए, एक बार क्या होना चाहिए, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले को रखते हैं तो देखो यहाँ पर अगर मैं करूंगा आर प्लस आर तो इसको प्लस करता हूं तो क्या हो जाएगा, आर माइनस आर। ठीक है, एक बार मैंने प्लस कर दिया और एक बार क्या कर दूंगा, माइनस अगले वाली टर्म को। यहाँ पर माइनस करूंगा तो देखो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ, 2r। और यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो ये कैपिटल आर कट जाएगा तो कितना बचेगा, स्मॉल 2r। तो पी क्यू इक्वल टू मेरे पास आ रहा है 4r। यहाँ पर मुझे चाहिए पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू, तो दोनों साथ स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4r। तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू कौन सी आ गया, ऑप्शन नंबर अपने पास बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, देखो आंकड़े के माध्यिका और बहुलक का माध्यिक क्या होगा। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा, और बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, 13 कितनी बार आया है, 2 बार। फिर इसके बाद 14 देखो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। फिर देखो 15, फिर देखो 16, फिर 17 2 बार आ रहा है। 18 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। और 19 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर 3 बार आ रहा है। फिर लास्ट में कितना आ रहा है, 20। ये कितने टर्म्स हो गई, n बराबर 14 टर्म्स हो गई। तो यहाँ से बहुलक तो बता देंगे अपन, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो बहुलक तो कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ से 19। बहुलक तो देखते बता दिए कितना हो गया, 19। जब देखो सम होता है ना, सम होता है तो माध्यिका कितनी होती है, सम होती है तो माध्यिका कितना होता है, माध्यिका होती है n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद। ठीक है, और डिवाइड कर देते हैं अपन 2 से। देखो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कौन सा आएगा, 7वां पद आएगा, मतलब कौन सा आएगा, 7वां पद आएगा अपने पास एक तो। और ये कौन सा आएगा, 8वां पद। इनका क्या लेंगे अपन, एवरेज। तो कौन सा पद आ रहा है, 7वां ये आ रहा है, और कौन सा आ रहा है, 8वां, 17वां आ रहा है। तो इन दोनों का अगर अपने एवरेज देते हैं तो 16 प्लस 17 डिवाइड करता हूं मैं 2 से, तो यहाँ से कितना आएगा, 33। और 33/2 कितना होता है अपने पास, 16.5। तो ये क्या आ गया अपने पास, मीडियन आ गई। अब लेकिन बताना क्या है, माध्यिका और बहुलक का भी एवरेज बताना है। तो यहाँ पर अगर एवरेज बताएंगे तो बहुलक कितना है अपने पास, 19, और माध्यिका कितना है अपने पास, 16.5, और इनका एवरेज लेंगे तो 2 हो जाएगा। सबसे पहले इनको ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 35.5 डिवाइड करूंगा मैं 2 से, तो अपने पास कितना आंसर बचेगा, 17.75। तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोला गया है, देखो एक व्यक्ति ने कुछ पैसे बैंक में जमा किए। पहले 3 वर्षों के लिए 8% की दर से देता है, फिर अगले 2 वर्षों के लिए कितने परसेंट की दर से देता है, 10% की दर से। 5 वर्ष के बाद वह 12% की रेट लगा देता है, और टोटल ब्याज उसको मिलता है 5600। ठीक है, और टोटल ईयर कितना, 8 वर्ष। साधारण ब्याज के रूप में देता है, तो जमा की गई पैसा बताओ, मतलब क्या बताना है, मूलधन बताना है। देखो अगर इसको बेसिक से करते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो यहाँ से इफेक्टिव रेट बताओ मुझे। फर्स्ट पहले 3 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, देखो ईयर इंटू रेट ही होता है, तो 8 24% का क्या मिल जाएगा, इसको ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं अगले 2 ईयर्स की बात करूं, तो इफेक्टिव रेट कितना होता है, देखो टाइम तो 2 हो गया, और इफेक्टिव रेट कितनी होगी, मतलब रेट कितनी होगी, 10। तो इफेक्टिव रेट कितनी यहाँ से हो जाएगी, 20%। अब देखो 5 ईयर हो गए ना, यहाँ पर 5 वर्ष हो गए ना, तो 5 वर्ष के बाद क्या क्या देता है रेट, 12% देता है, तो 12% देता है। और टाइम कितना था टोटल, 8 ईयर। बचा कितना टाइम, 3 ईयर। तो वो 3 ईयर के लिए कितना देगा, 12 ईयर्स के लिए तो 12% की दर से तो रेट लगाएगा, तो 12 कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ मुझे, 12 में 4 36।
तो यहाँ से टोटल ब्याज बता दो, यहाँ से टोटल ब्याज पता चल गया, तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ से 80% का ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, तो ब्याज मिलता है, तो इसकी इक्वेशन में कितना दे रखा है, ब्याज की वैल्यू दे रखी है 5600। 5600 कितना होगा, 80 की वैल्यू दे रखी है, और 100 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। 100 क्या होता है, टोटल जो अपन मानते हैं वही क्या होती है, 100 होती है अपनी खुद में। तो यहाँ से देखो 8 7 56, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आ जाएगा अपने पास, 7000 आ गया ना। तो प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से इजीली अपन इसको फाइंड कर लेंगे। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर आपको दे रखा है 5% और दूसरे वर्ष के लिए अलग ब्याज दे रखा है 8%, और टोटल धनराशि अपने पास 20,000, 2 वर्षों में अर्जित ब्याज बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो जब मैं बोलूं कि देखो एक तो x% दे रखा है, दूसरी रेट दे रखा है y%, 2 ईयर्स के लिए, तो इसकी इफेक्टिव रेट निकालो। कौन सा फॉर्मूला होता है, x y प्लस x इंटू वाई बटा 100। देखो x का मान है 5, y का मान है 8, प्लस 5 इंटू 8 बटा 100, तो यहाँ से कितना हो गया देखो 13, और 13 प्लस ये कितना हो गया 8.40 मतलब 0.4, तो यहाँ से कितना हो गया 13.4% की क्या होगी इफेक्टिव रेट। तो ब्याज क्या होता है, जितना ये मूलधन राशि है, तो सीआई कितना निकलेगा, जो मूलधन दे रखा है अपन को उसका 13.4 करेंगे तो अपने पास क्या निकल जाएगा, सीआई निकल जाएगा। तो यहाँ से परसेंटेज, और इस पॉइंट के लिए मैं यहाँ से 0 लगा देता हूँ। 3 जीरो से मैं 3 जीरो कैंसिल आउट करता हूँ, तो यहाँ से 20 इंटू 134 कितना होता है अपने पास, 20 इंटू 134 कितना होता है 2680 रुपए। तो ये अपने को क्या मिलेगा, सीआई मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो एक बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के समान है, तो एक खोखले गोले की बाह्य त्रिज्या बेलन के आधार की त्रिज्या के समान है, जबकि आंतरिक त्रिज्या बाह्य त्रिज्या की आधी है। बेलन और खोखले गोलन का आयतन बताओ। आप इन क्वेश्चन को देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ये थोड़े हार्ड है, ये पीवाईपी से क्या है, थोड़े न्यू क्वेश्चन है, पीवाईपी बेस्ड नहीं है ये। क्या है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रेलवे में पूछ भी सकता है, ठीक है, डाटा चेंज करके इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अपन जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते जाएंगे। तो इसमें देखो बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई अपन खुद से मानेंगे, बेलन की ऊंचाई तो क्या होगी h, ये किसके बराबर है, उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, h बराबर क्या है, आधार की त्रिज्या अपने r मान ली, तो h बराबर r है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि एक खोखले गोले की बाह्य त्रिज्या मतलब कैपिटल R, गोले की बाह्य त्रिज्या, गोले की बाह्य त्रिज्या क्या है, उसके आधार के समान है, मतलब बेलन के आधार की त्रिज्या के समान। तो बेलन की त्रिज्या क्या मानी थी, r, मतलब r बराबर r मान लिया, बेलन की त्रिज्या के बराबर मान लिया अपन। इतना समझ में आया। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोला कि जबकि आंतरिक त्रिज्या है ना वो बाह्य त्रिज्या की आधी है, तो गोले की आंतरिक त्रिज्या क्या होगी, स्मॉल r। तो गोले की आंतरिक त्रिज्या क्या होगी, स्मॉल r, वो क्या है बाह्य त्रिज्या की आधी। तो गोले की बाह्य त्रिज्या कितनी थी, r, तो r/2 मान लिया मैंने इसको। ठीक है, अब क्या बोला है, बेलन और खोखले गोले के आयतन का अनुपात बताओ। तो यहां से बेलन का आयतन का फॉर्मूला बताओ आप, क्या होता है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, रेशियो बताना है अपन खोखले गोले का आयतन के, खोखले खोखले गोले का आयतन का रेशियो बताना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला बताओ। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, रेशियो ले लूंगा यहाँ पर कितना हो गया 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। देखो यहाँ से पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और आर स्क्वायर कितना है, यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर मानूंगा, और एच की जगह अपन क्या माना है आर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आर। रेशियो लेना है यहाँ पर 4/3, देखो आर क्यूब तो ऐसे कैसे रहने दो, और स्मॉल आर क्या बना है r/2, तो यहाँ मैं r/2 का होल क्यूब कर दूंगा, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करते जाओ। तो यहाँ कितना हो जाएगा आर क्यूब, देखो ये चल रहा है 4/3, यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ये आर क्यूब माइनस r/8। ठीक है, इसको अगर खुद से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये समझाने के लिए एक एक स्टेप लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आर क्यूब क्या हो जाएगा 4/3, तो यहाँ से कितना हो, देखो एलसीएम ले लूंगा 8, तो 8 आर क्यूब में से आर क्यूब निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 7 आर क्यूब। ठीक है, डिवाइड करूंगा मैं 8 से, देखो यहाँ से 4 से चला जाएगा 2 टाइम्स, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो 6 इधर आ जाएगा तो कितना होगा 6, और इधर क्या बचा अपने पास 7, तो अपने को रेशियो कितना प्राप्त होगा 6/7। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, देखो 18 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 72 सेंटीमीटर विमाओं वाला एक धात्विक घनाभ पिघलाया जाता है, और उससे क्या मिला है, उससे क्या बना रहा है, उसी आयतन के 8 घनों में पुनर्निर्मित किया जाता है। तो घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
तथा सभी 8 गणों के जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कर्वेड एरिया होता है, उसका योग अनुपात बताना है। तो जो घनाभ से मिलाकर बना रहा है, मतलब जो घनाभ का आयतन होगा वो 8 गणों के आयतन के बराबर होगा। तो सबसे पहले इसके सोल्व कर लेते हैं कि जो घनाभ का आयतन है L इंटू बी इंटू एच वो किसके बराबर होगा अपने पास, जो 8 घन है उनके आयतन, घन का आयतन कितना होता है भुजा क्यूब, तो मैंने ये रख दिया तो फॉर्मूले में। तो देखो लंबाई कितनी है अपने पास 18, चौड़ाई कितनी दे रखी क्वेश्चन में 36 और ये कितना दे रखा है 72। ठीक है, तो 8 इंटू ए क्यूब। अब देखो यहाँ सोल्व करो, 8 नंबर 72 हो गया, तो यहाँ से सोल्व करना, देखो ए क्यूब। अब देखो इसको गुणा करने में अपन को इसको गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि गुणा करने पर फिर ये अप्रोच क्या सीखा, 18 को क्या लिख सकते हो 9 इंटू 2 लिख सकते हो ना यहाँ से। ठीक है, 36 को क्या लिख सकते हो 9 और 4 को क्या लिखोगे 9, 2 इंटू 2। ठीक है, ये 9 मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो क्यूब रूट करना है, देखो क्यूब रूट करोगे तो 9 इंटू 9 और 9, तो यहाँ इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा अपने पास, देखो यहाँ से क्यूब रूट करूंगा तो यहाँ से क्यूब रूट करूंगा तो देखो 9 9 9 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 9 और 2 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा यहाँ से 2। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 18। ऐसे अपने एक ही साइड निकाल ली। अब देखो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ मुझे, फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस क्या होता है एच एल, और इसका रेशियो लेना है कितना 8 गणों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब यहाँ से आप वैल्यू पुट करो, तो यहाँ से वैल्यू पुट करता हूँ तो एल इंटू बी कितना होता है 18 इंटू 36। ठीक है, प्लस करो, फिर बी इंटू एच कितना होता है 36 इंटू 72 प्लस ये कितना होगा 72 इंटू 18। तो इतना लिखने के बाद अगले वाले टर्म में सोल्व करो, 8 इंटू 4 इंटू ए कितना है यहाँ पर अपने एक की वैल्यू 18 निकाली तो 18 इंटू 18। एक तो यहाँ से तरीका है कि इनको सोल्व करो फिर इनको जोड़ के लिखो, लेकिन यहाँ से इतना नहीं करेंगे, इसको इजी करने के लिए 18 36 सब में कॉमन ले लो, क्योंकि 18 36 सब में कॉमन आ रहा है। 18 इंटू 36 यहाँ से कॉमन लूंगा तो पहली स्टेप में कॉमन लूंगा तो पूरा का पूरा कॉमन रह जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। देखो यहाँ से 36 तो निकल गया, तो इसको क्या क्या लिख सकते हो, इसको क्या 18 चौक 72 लिख सकते हो ना, 18 चौक 72 लिख सकते हो। यहाँ पर क्या बचा 4 बचा। ठीक है, यहाँ पर 18 कॉमन आ गया। ठीक है, 36 दूनी 72 हो गया ना, तो यहाँ पर कितना बचा अपने पास 2 हो गया। ठीक है, ये कॉमन आ गया। अब देखो यहाँ से सेम लिख दिया मैंने 18 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 18 इंटू 18। अब देखो रेशियो में जो कट रहा है उसको काट दो, 18 से मैंने 18 कैंसिल आउट कर दिया, काट दिया। ठीक है, 18 चौक 72 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया और 4 से मैंने ये 4 4 कर दिया कैंसिल आउट कर दिया। देखो 4 2 6 1 7 हो गया और इधर कितना बचा मेरे पास 8। तो ये रेशियो पूछा था। अगर इसको पूरे को सोल्व करते तो यहाँ से क्या लगता टाइम, लेकिन कॉमन लेने से क्या हो गया ये इजी हो गया। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो एक समचतुर्भुज के आकार के मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है अपने को 5544 मीटर और इसके एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है अपने को 72 मीटर। तो मैदान का क्या बताना है, परिमाण बताना है। समचतुर्भुज की देखो पहले सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज होती है, अगर वो प्रॉपर्टीज पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। देखो मान लीजिए कि मैंने एक समचतुर्भुज है जिसमें ए बी सी और डी है, इसके डायगोनल होते हैं जो किस पर प्रतिच्छेद करते हैं 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को। तो ये कौन 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, और ये क्या होता है बराबर होते हैं, जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ क्या होगी इसकी होगी। अब देखो जो समांतर चतुर्भुज का जो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज क्या होता है रोम्बस। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है अपने को, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 5544। इसका फॉर्मूला कितना होता है 1/2 d1 इंटू d2। अब इसका अपने को वैल्यू दी हुई है कितना 5544। ठीक है, और 1/2 d1 अपने को दे रखा 72 और d2 कितना निकालना है अपने को निकालना है। तो ये कितना हो गया 36 और 36 से कितना टाइम चला जाएगा 154 टाइम, कितना टाइम चला जाएगा 154। तो d2 की वैल्यू अपने पास कितना आ गई 154। अब क्या बताना है, परिमाण बताना है। देखो मुझे एक तो दे रखा है 72 और एक निकल गया अपने पास 154। इस टोटल की वैल्यू मुझे ऐसे बताओ, अगर इसकी टोटल की वैल्यू 154 है तो ये आधा वैल्यू कितना हो जाएगा स्वतंत्र हो जाएगा ना, स्वतंत्र हो जाएगा ना। और ये टोटल वैल्यू 72 है तो ये आधा कितना हो जाएगा अपने पास 36, इतना था। ठीक है, यहाँ से अगर मैं दूसरे कलर की बात पेन से बताऊं, देखो ये इतना था बताऊं तो ये कितना हो जाएगा स्वतंत्र और ये कितना हो जाएगा अपने पास 36। ठीक है, तो ये ट्रेंगल दिख रहा है आपको, यहाँ से ओ पॉइंट ले लो आप, ट्रेंगल देखो ए ओ डी में। अगर इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री कौन बना है, क्योंकि अपन को एडी चाहिए, एडी चाहिए। तो एडी कैसे निकालेंगे कि एडी का स्क्वायर बराबर क्या होता है एओ का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एओ का स्क्वायर करेंगे तो स्वतंत्र का स्क्वायर कर देंगे, ओडी का स्क्वायर करेंगे तो किसका कर देंगे 36 का स्क्वायर कर देंगे। तो स्वतंत्र का स्क्वायर बताओ कितना होता है यहाँ पर, अगर स्वतंत्र का स्क्वायर बताओगे तो आप बताओगे 59 होता है और 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296। अगर इसको ऐड करते हो तो यहाँ से आता है 72 25 एडी स्क्वायर।
लेकिन अपन एडी स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, एडी की वैल्यू चाहिए। देखो 25 का मतलब, देखो लास्ट में 25 आ रहा है, मतलब किसका रूट बना होगा, लास्ट में 5 का तो बना ही होगा। और देखो जैसे मान लो कि आपको इधर से मैं बताता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे 45 होता है तो इसका अगर स्क्वायर निकाल तो इसका ट्रिक क्या होता है, देखो लास्ट की डिजिट का स्क्वायर करो 25, और जो 4 है इसके अगले वाले टर्म कितनी होती है 5, तो 5 को 20 कर दो, 20 25 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 65 का निकालना है तो 65 का स्क्वायर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 की अगली वाली टर्म कौन सी आती है 7, 6 इंटू 7 कितना होता है 7 चुकी 42 25, ऐसे ही ये टर्म निकला होगा। देखो 72 25 कैसे होता है, 9 इंटू 72 होता है ना, 8 इंटू 9, 9 इंटू 72 होता है ना, तो 8 इंटू मतलब 8 का बना होगा तभी तो इस 85 स्क्वायर बनेगा। देखो इसका स्क्वायर करके देखो तो ये कितना हो जाएगा 8, ये तो 25 हो जाएगा, और 8 का अगला टर्म कितना होता है 9, तो 72 25 किसका हो गया 85 हुआ। तो यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हैं, तो एडी की वैल्यू कितनी आ गई 25 85 है ना। अब तो एबीसी का ए बी सी डी का परिमाप बताओ, ए बी सी डी का परिमाप कितना हो जाएगा 4a। तो यहाँ से अपन 4 ए का मान कितना निकाल लिया 85, तो 85 इंटू 4 कितना हो गया अपने पास, 85 इंटू 4 कितना हो गया 340, तो इसका परिमाप आ गया अपने पास 340। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, ये क्या है, इसमें क्या पूछा है, औसत पूछा है, माध्य पूछा। तो सबसे पहले इसका माध्य निकालने के लिए अपने को अक्स वाई चाहिए, तो अक्स वाई करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करो, इसको 25 इंटू 6 कितना होता है अपने पास 150, ठीक है, ये कितना हो गया 90, और इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 200, और इसकी कितना हो गया 35 दूनी 70, और कितना हो गया 12 चौके 48, और 26 इंटू 6 कितना हो गया अपने पास 156। अब सम चाहिए, सिग्मा ऑफ एक्स वाई निकालो, इसका सम चाहिए, तो सम चाहिए के लिए इसको योग करोगे तो कितना हो गया 714, ठीक है। और सिग्मा ऑफ वाई बताओ मुझे यहाँ से, मतलब इनका ऐड करो, अगर इनको ऐड करोगे तो यहाँ से कितना आएगा अपने पास 168, ठीक है, कितना आएगा 168। तो माध्य का फॉर्मूला कितना होता है, अगर माध्य का फॉर्मूला पता हो तो होता है सिग्मा ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई होता है सिग्मा ऑफ वाई। तो सिग्मा ऑफ एक्स वाई कितना निकाल लिया अपने 714, और ये इससे भाग लगाएंगे सिग्मा ऑफ वाई का 168, तो अगर इसको सोल्व करते हो तो अपने पास आता है कितना 4.25। तो ये आंसर आता है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है कि वह छोटी सी छोटी संख्या बताना है जिसमें 345 से विभाजित करने पर जो 56,789 से जोड़ा जा सकता है अक्स है, तो अक्स के अंकों का योग बताना है। तो इस ऐसे वाले क्वेश्चन अपने बहुत कर चुके हैं। तो देखो 56,789 में आप डिवाइड करो किससे 345 से, तो कितने टाइम जाएगा, सबसे पहले एक टाइम जाएगा, तो एक टाइम जाएगा तो ये कितना होगा 345, फिर माइनस करो यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर अगली वाली टर्म उतारूंगा तो 8, तो ये 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम कितना हो जाएगा 2070, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस करोगे तो 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, नेक्स्ट टाइम उतार दूंगा 9। यहाँ से जाएगा 4 टाइम, 4 टाइम्स उतारूंगा ये जाएगा 1380, और यहाँ से माइनस करूंगा तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बच रहा है अपना 209। देखो विभाजित करना है तो ये रिमाइंडर नहीं बचाना, तो इसमें मैं क्या जोड़ू मिनिमम, तो ये इस डिवाइडर में से इसका क्या करो माइनस करो, तो अक्स की वैल्यू क्या जाएगी अपने पास, क्या जोड़ेंगे 345 में अगर 209 घटाऊंगा तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है 136। ये जोड़ने पर क्या हो जाएगा पूरी पूरी तरह क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इसके अंकों का योग ही बताना, तो इसके अंकों का योग कैसे हो जाएगा 1 + 3 + 6 कितना हो गया 6 3 और 1 10। तो ये क्वेश्चन पूछा है, ये थोड़ा इसमें घुमा के पूछ लिया। ये ओ अदरवाइज क्वेश्चन कैसे पूछता है कि वो संख्या बताओ या कौन सी संख्या हो जाएगी, इसमें ये पूछ लिया कि ये क्या होगी इनके डिजिट का सम बताओ, तो कौन कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इसमें क्या बोला गया है, देखो 77 सेंटीमीटर 110 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर के 3 धातु की छड़ समान लंबाई में काटा जाना है, और प्रत्येक लंबाई यथासंभव लंबाई की होनी चाहिए, मतलब सेम लंबाई की होना चाहिए। काटे जाने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या बताओ। देखो एक तो कौन सा है 77, दूसरा बोलूं तो कौन सा है 110, तीसरा बोलूं तो कौन सा 121। देखो समान लंबाई के होने के लिए सबसे पहले उनका एचसीएम होना जरूरी है कि इनमें सबसे इन तीनों में कॉमन क्या है, तभी तो अपन लंबाई फाइंड करेंगे ना कि इसमें सबसे कॉमन लंबाई कौन सी आ रही है, समान लंबाई कौन सी है। तो अगर इसमें मुझे दिख रहा है तो ये देखो 11 × 7 लिख सकते हैं, ये 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल, तो मुझे एचसीएम पता चल गया यहाँ पर 11 है, ठीक है। तो समान लंबाई तो पता चल गया इसमें 11 है, तो इसमें कितने निकलेंगे ऐसे, अगर मैं स्वतंत्र में 11 का भाग देता हूँ मुझे ऐसे 7 लंबाई की क्या निकल जाएंगे छड़ निकल जाएंगी। ऐसे ही मैं 110 में 11 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 10 छड़ निकल जाएगी ऐसे 11 लंबाई की, ठीक है मैक्सिमम। ऐसे 121 में 11 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 11 छड़ निकल जाएंगी ऐसी लंबाई। तो इसमें पूरे पूछा है कि कितने टुकड़े हैं, तो इनको जोड़ देंगे तो इसे टोटल टुकड़े कितने निकल गए अपने पास 28। तो टोटल कितने टुकड़े हैं 28। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। इसमें क्या बोला गया है, देखो 5 घंटियां है जो सुबह के 9 बजे एक साथ बजना शुरू होती है
और कितने से गैप पर बचती है, तो 12 सेकंड पर बचती है, फिर 18 सेकंड पर बचती है, फिर 24 सेकंड पर बचती है, फिर 36 पर, फिर 45 सेकंड अंतराल पर क्या होती है, बचती है। तो बताओ घंटियां फिर से किस समय एक साथ बजती है। तो सबसे पहले एक घंटियों के सवाल करने के लिए सबसे पहले इनको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। और 18, 12, 24, 36 और 45 का एलसीएम कितना आ रहा है, 360 सेकंड। सेकंड में दिया हुआ है तो सेकंड। अब देखो ये दिया हुआ है 9:10, 9:06, 9:08, मतलब कुछ मिनट में होगा। तो अगर इसको मिनट में चेंज करें अपन, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 मिनट हो जाएगा। तो सुबह के 9 बजे में आप 6 मिनट जोड़ोगे तो कितना हो गया, सुबह के 9 बजे में आप 6 मिनट जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा वो आंसर, 9:06। तो 9:06 पर वो क्या हो जाएगी, घंटी एक साथ पुनः वापस बजेगी। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, देखो एक स्कूल में लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या का रेशियो दे रखा है आपको 5:2। इसमें बोला कि 87 लड़के और 80% लड़कियां वार्षिक में क्या होगी, उत्तीर्ण। लेकिन पूछा क्या है, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। देखो अगर 5 और 2 एक रेशियो दे रखा, तो रेशियो में अपन को वैसे भी कुछ मान सकते हैं, कटना तो वैसे भी, तो अपन रेशियो में अगर कुछ ही मान सकते हैं, तो इसको 500 मान लिया, इसको 200 मान लिया अगर रेशियो में, तो क्योंकि ये कटेंगे तो वापस 5:2 आएगा। क्योंकि 5 और 2 का अपन अगर 80% निकालते तो पॉइंटों में जाएगा, तो पॉइंटों में अपन करना थोड़ा क्या हो जाता है, टिपिकल हो जाता है, इसलिए अपन रेशियो में मान लिया। अगर इसमें 87% लड़के क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। अगर 87% लड़के पास हो रहे हैं तो फेल आप बता दो कितने हो रहे हैं। क्योंकि अपन को पास पर काम करेंगे ही नहीं, पास फिर पास वाले निकालने ही नहीं है, क्योंकि अपन को क्या निकालने हैं, उत्तीर्ण वाले निकालने हैं, तो उत्तीर्ण पर काम करेंगे। अगर 87% लड़के पास हो रहे हैं तो मुझे ऐसे बता दो 13% क्या होंगे, लड़के फेल हो गए ना। ठीक है, यहाँ से इतना पता चल गया। अब यहाँ से मुझे ऐसे बता दो कि अगर 80% लड़कियां पास हो रही है तो फेल कितनी हो रही है, 20% लड़कियां पास हो रही है। तो अगर 500 का 13% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 65। मतलब 65 लड़के क्या होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे, जो फेल हो रहे हैं। और यहाँ पर कितनी लड़कियां हैं, 20 का मैं 200 का मैं 20% निकालता हूं तो मेरे पास कितना आता है, 40। तो यहाँ पर कितनी लड़कियां अनुत्तीर्ण हो रही है, 40। तो टोटल अनुत्तीर्ण अपन को पता चल गया कितने विद्यार्थी है, 65 प्लस 40 कितना हो गया, 105। ठीक है, अब इनका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज के लिए यहाँ पर टोटल कितना है, 700। तो 700 स्टूडेंट में इतने अनुत्तीर्ण है, और परसेंटेज के लिए मैंने 100 लगा दिया। तो यहाँ जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दिया, और 105 में अगर मैं 7 का भाग देता हूँ तो कितना आता है मेरे पास, 15% आता है। तो यही पूछा है कितने परसेंटेज है, 15%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखो इसमें क्या बोला गया है, तालिका एक राज्य में 5 जिलों की जनसंख्या प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे पुरुष और महिला का अनुपात दर्शाता है। ये दर्शाता है गरीबी रेखा से नीचे। तो पूछ रहा है गरीबी रेखा से ऊपर। ठीक है, तो D4 में जनसंख्या कितनी है, कैसे देखो, D4 में है 35,000। ठीक है, इसमें गरीबी रेखा से नीचे की बात करूं, गरीबी रेखा से, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे की बात करूं तो यहाँ पर कितने है, D4 में 25% है। कितना है, 25% है। तो ऊपर टोटल 100 होता है, तो ऊपर कितने रहे होंगे, ऊपर कितने रहेंगे, 75% रहेंगे होंगे ना विद्यार्थी, जो भी है इसमें महिला और पुरुष है वो कितने रहे होंगे, ऊपर 75% रहे होंगे, क्योंकि नीचे अपन को दे रखा है 25%। तो अपन D4 में 75% निकालेंगे कि ऊपर वाले कितने हैं। तो इसका 75% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास ये। तो यहाँ से इसको सोल्व करता हूं, अगर मैं 35 को 75 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 26,250। ठीक है, ये क्या है, गरीबी रेखा से ऊपर है। तो गरीबी रेखा से ऊपर वाले रेशियो कौन सा है, D4 में 4:3। तो कौन सा है, 4:3। देखो अब इसमें मेन और वुमेन का रेशियो गरीबी रेखा में कितना दे रखा है, 4:3। अब देखो रेशियो में टोटल कितना दे रखा है आपको, 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 26,250 में क्वेश्चन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7। और क्या पूछा है इसमें, महिलाओं की संख्या बताना है, मतलब किसका रेशियो बताया है, 3 का रेशियो। तो यहाँ से 3 का रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये को इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से 7 से कैंसिल आउट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3,750। तो वुमेन कितनी आ जाएगी, 3,750 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 11,250। ये वुमेन हो जाएगी कौन सी, गरीबी रेखा से ऊपर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लिखता, अपन जो एग्जाम में करते हैं वही है कि अक्ष है वो 94 प्रश्नों को उत्तर देता है, उसमें उसको कितने अंक मिलते हैं, 141 अंक प्राप्त होते हैं। यदि वो प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसे कितने अंक दिए जाते हैं, 4 अंक दिए जाते हैं। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कितने अंक काट जाते हैं, 1 अंक काट दिया जाता है। तो अक्ष के गलत उत्तर बताओ, गलत उत्तरों की संख्या बताओ, उसने कितने गलत उत्तर किए। तो यहां से सबसे पहले आप मान लो कि राइट आंसर, जो राइट क्वेश्चन है, राइट उत्तरों की संख्या, राइट उत्तरों की संख्या कितनी हो गई, उसने यहाँ पर नहीं दी हुई, तो अपने खुद से मान लेते कि राइट उत्तरों की संख्या कितनी है, m। ठीक है, अगर उसने टोटल कितने किए, टोटल 94 किए,
अगर उसमें रॉन्ग बताने हैं, राइट है अपने पास, तो टोटल में से मैं राइट घटा दूंगा तो उसके राइट जो रॉन्ग क्वेश्चन है, वो जो रॉन्ग आंसर दिए हैं उसने, वो पता लग जाए। अब देखो उसने एम उत्तर दिए और इतने क्वेश्चनों के सही उत्तर दिए और एक क्वेश्चन के लिए इतने उत्तर दिए जाते हैं, तो टोटल अंक कितने मिल जाएंगे, 4 × m मिल जाएंगे। उससे गुणा कर दूंगा, ठीक है। फिर माइनस करूंगा जो गलत थे, इतने क्वेश्चन को गलत उत्तर दिया और इतने क्वेश्चन के लिए कितने अंक काटे जाते हैं, 1 अंक काटा जाता है, तो ये काट दिया। तो उसके जो जितने अंक प्राप्त हुए ना, वो उसके बराबर हो जाए, तो उसको कितने अंक प्राप्त हुए, 141 के अंक प्राप्त हुए। तो यहाँ से अपन वैल्यू निकालते हैं एम की, तो ये कितना हो गया, देखो 94 और प्लस का एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 141। ठीक है, यहाँ से देखो 5m हो जाएगा और 94 उधर जाके प्लस एड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 141 प्लस 94 कितना हो गया, 235। तो यहाँ से m बराबर कितना हो गया, m बराबर कितना हो गया, 47। ये क्या थे, सही माना था अपन ने, सही। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, रॉन्ग। तो रॉन्ग कैसे निकालेंगे, 94 में से अपन 47 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 47। तो रॉन्ग भी कितना है, 47। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। इसमें क्या बोला गया है, देखो प्रति किलो गेहूं की कीमत 20% की कमियों के कारण 800 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, तो गेहूं की मूल मात्रा मतलब रियल प्राइस बताना है आपको क्या होता है। सबसे पहले जो अपन बोलोगे 800 का अगर 20% कम करते हैं, 800 का 20% कम करेंगे तो इतना आएगा। तो कितना केजी अधिक खरीद रहा है, 5 केजी। तो ये 5 केजी वैल्यू क्यों आ जाएगी, तो यहाँ से अगर 16 करूंगा तो कितना होगा, 160 रुपए किसकी वैल्यू है, 5 केजी की वैल्यू। तो यहाँ से मुझे 1 केजी की वैल्यू बता दो, 1 केजी की वैल्यू बताओगे तो यहाँ से 1 केजी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, यहाँ से इसको भाग दो तो कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, ये जो चीज आती है ना 1 केजी की वैल्यू घटने के बाद आई है, मतलब क्या, ये प्रेजेंट प्राइस आई है, क्या आई है, प्रेजेंट प्राइस। लेकिन क्वेश्चन में अगर प्रेजेंट प्राइस पूछा होता तो अपने पास 32 आंसर होता, लेकिन क्या पूछा है, मूल प्राइस। तो मूल प्राइस कैसे बनाएंगे, देखो 20% की फ्रैक्शन बताओ, यहाँ से कितना होती है, 1/5 होती है ना। अगर उसकी मूल प्राइस 5 रही होती है तो उसमें 1 कम हो गया, मतलब अभी की प्राइस कितनी हो गई, 4 हो गई ना। तो अपन ने क्वेश्चन में 4 की वैल्यू 32 निकाल दी, तो 32 की इसकी वैल्यू 4 की वैल्यू प्रेजेंट प्राइस की, मतलब मूल प्राइस चाहिए अपन, रियल प्राइस तो 5 की वैल्यू चाहिए, तो 4 × 32, तो जो इसकी रियल प्राइस है वो कितनी आ गई अपने पास, 8×5 = 40। कितनी आ गई, 40। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या बोला गया, उत्पाद P3 का राजस्व है, ये दे रखा अपन को 38,100। उत्पाद का P3 का व्यय कितना है, तो इसका व्यय निकालने के लिए सबसे यहाँ पर दे रखा लाभ परसेंटेज दे रखा है। तो ये ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले वाली क्लास में पीवाईपी क्लास में कराया था कि जो लाभ परसेंटेज होता है वो कैसे गणना करते हैं। इसमें लाभ परसेंटेज कैसे गणना करता है कि जो उसका राजस्व होता है उसमें से व्यय माइनस करते हैं और डिवाइड में व्यय करते हैं और मल्टीप्लाइज में क्या करते हैं, 100। अब देखो यहाँ पर कौन सा है, P3 में लाभ कौन कितना हो रहा है, 27% हो रहा है। तो लाभ की वैल्यू अपने पास है 27%। राजस्व अपन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, देखो ये दे रखा है, कितना दे रखा है, 38,100। ठीक है, माइनस व्यय अपन को नहीं दे रखा, तो अपन ने व्यय खुद से मान लिया y/y, मल्टीप्लाई करूंगा मैं 100 से। ठीक है, अगर मैं इसको इधर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो गया अपने पास, 27y। कितना हो जाएगा, 27y। और देखो इसको 100 के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो गया, 38, 100 और 100, ये कितना हो जाएगा अपने पास, 100y। ये इधर लेके जाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 127y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं y से इसको डिवाइड करता हूं तो ये कितना टाइम चला जाएगा, 3 टाइम चला जाएगा। तो कौन सा अपने पास 30,000। कौन सा आ रहा है राजस्व, 30,000। तो यही पूछा है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है, देखो एक विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना है, 84% है। यदि क्रय मूल्य में अपन पहले 20% की वृद्धि कर दे और विक्रय मूल्य में फिर 25% की वृद्धि कर ले, तो पहले की हानि के संबंध में वृद्धि या प्रतिशत कमी बताओ। देखो इस क्वेश्चन करने के लिए आप सीपी मान लो कितना है, 100। देखो सीपी क्रय मूल्य का 84% क्या है, विक्रय मूल्य, मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस। अगर इसका 84% निकालता हूं, 100 का 84% कितना होता है, 84। तो ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अपने को पता लगेगा कि अपने पास 100 क्या है, सीपी है, तो 84% क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो 84 क्या मिल जाएगा, एसपी। अब क्या बोला है यहाँ पर, क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर दो। अगर मैं क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि करता हूं तो नया सीपी मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 120। ठीक है, सबसे पहले ये पता लग गया। अब बोला है इसमें विक्रय मूल्य में 25% की वृद्धि कर दो। विक्रय मूल्य में 25% की वृद्धि करूंगा तो यहाँ से विक्रय मूल्य में 25% की वृद्धि करो तो यहाँ से कितना मिलेगा अपने को, बताओ। विक्रय मूल्य में 25% की वृद्धि करो तो कितना हो जाएगा, 105 रुपए। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखो पहले यहाँ से हानि कितनी हो रही है, देखो अगर यहाँ से हानि देखो तो कितने की हो रही है, लॉस। पहले 16 की हानि हो रही, और अब देखोगे तो हानि यहाँ से कितने की हो रही है, लॉस। यहाँ से हानि कितने का हो रहा है बताओ आप लोग,
यहाँ से कितना हो रहा है 15 का, ठीक है। तो पहले की तुलना में कितने की हानि हो रही है, एक कम हो रही है ना, एक की कमी हो रही है ना, किस पर 16 पर, और मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 100 से परसेंटेज के लिए, देखो 4 चौक 16, 4 से 25, तो 25/4 कितना होता है 6.25% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। 6%, 6.25 की क्या हो रही है, कमी हो रही है। यही पूछा है, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। में क्या बोला गया, देखो 41 रुपए प्रति किग्रा की दर से चीनी 55 रुपए प्रति किग्रा की दर से एक साथ किसी अनुपात में मिला जाता है, और वो मिश्रण का अनुपात कितना हो जाता है, 49 रुपए हो जाता है। तो प्रति किग्रा का रेशियो बताओ। देखो पहला था वो कितना हो गया 41 किग्रा, और दूसरा था वो कितना हो गया 55 रुपए। अगर इनको मिक्सिंग किया जाता है तो कितना रुपए हो जाता है 49 रुपए। तो यहाँ से क्या लगा देंगे, अपने इंडिकेशन लगा देंगे। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास 6, ठीक है। तो यहाँ से रेशियो कितना हो जाएगा, 2 से काटूंगा तो 2 2 4 2 3 6, कितना हो गया 2 3 6, और कितना हो गया 2 चौके 8। तो यहाँ से मिक्सर का रेशियो कितना हो जाएगा 3:4। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखो ये कहा जाए क्या है, मिक्सर का ही क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि एक बर्तन में 30 लीटर क्या है, दूध है, जिसमें 3 लीटर दूध निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, 3 लीटर दूध निकाला जाता है, और फिर उसमें पानी में बदल दिया जाता है। ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जाती है, 3 बार दोहराई जाती है। तो अब बर्तन में पानी और दूध का अंतिम अनुपात बताओ। देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला होता है एक, एक तो फॉर्मूले से बताऊंगा, फिर फॉर्मूले से भी शॉर्ट कैसे होता है वो बताऊं। देखो एक तो होता है इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी में अगर टोटल क्वांटिटी में से जो जितना बाहर निकाल रहा है अपॉन टोटल क्वांटिटी, और कितनी बार प्रक्रिया दोहराई जा रही है। देखो इस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं मुझे बताओ, इनिशियल क्वांटिटी भी है और फाइनल क्वांटिटी भी है, तो दोनों का मान सेम है। तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 30, ठीक है। टोटल क्वांटिटी भी यहाँ पे 30 है। कितने लीटर बाहर निकाल रहा है, 3 लीटर निकाल रहा है, अपॉन टोटल क्वांटिटी कितनी है 30, और ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जा रही है 3 बार। तो यहाँ से मैं लगा दिया 3, ठीक है। तो ये रेशियो निकल के आएगा मिल्क का, ठीक है। किसका रेशियो निकल के आएगा, मिल्क का। तो मुझे बताओ 30, अगर इसको सोल्व करता हूं तो कितना हो गया 27, और 27/30 को कितनी बार दोहराना, मुझे 3 बार दोहराना है। देखो कितना हो गया, यहाँ से अगर मैं 3 से काटता हूँ तो 3 27, और 3 से काटता हूँ तो 10 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना 10/9/10, और 9/10, और ये कितना हो गया 9/10। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मिल्क आ रहा है मेरे पास, मिल्क कितना आएगा, देखो ये कितना हो गया 9 का क्यूब तो 729 होता है, और ये कितना हो गया 3/100 हो जाएगा, ये मिल्क हो जाएगा। अब अगर मिल ये हो गया तो वाटर कितना हो जाएगा मेरे पास, वाटर कितना बचेगा 30 में से अगर मैं ये संख्या निकाल दूंगा तो मेरे पास जो बचा होगा वो क्या निकलेगा, वाटर, ठीक है। तो इसको सोल्व करता हूं तो इसको ये कितना हो जाएगा अपने पास 3000, कितना हो जाएगा 3000, और ये कितना हो जाएगा अपने इसको इससे गुणा करूंगा तो कितना हो गया 2127 अपॉन 1000। तो अपने पास आएगा वाटर, वाटर कितना आ जाएगा 813/100, ठीक है। तो यहाँ पे चाहिए वाटर और मिल्क का रेशियो। तो अपने पास वाटर कितना आ गया 813/100, ठीक है। इसका रेशियो लूंगा मैं 729 रेशियो ऑफ 3। मैंने कैंसिल आउट इसलिए नहीं किया तो क्योंकि रेशियो में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना चला जाएगा 271 टाइम। तो 271 और 729 ये रेशियो आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, ये थोड़ा क्या है इसमें कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि अपन टोटल क्वांटिटी को कुछ भी मान लो, आप क्या मान लो, टोटल क्वांटिटी को कुछ भी मान लो। तो अपन कुछ भी मान सकते हैं, तो टोटल क्वांटिटी को आप यहाँ पर क्या मान लो, 1 मान लो, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखो 3 लीटर निकाला जाता है, टोटल में से कितना लीटर निकाल दिया, मतलब 1/10 लीटर भाग निकाल दिया। तो बचा कितना है यहाँ पर, बचा हुआ भाग देखना है। तो बचा हुआ भाग कितना, 1 निकाल दिया तो कितना बचेगा 9/10 भाग निकल जाएगा, बचेगा ना। देखो मिल्क निकालने के लिए क्या करोगे, जो टोटल है उसका भाग बचा कितना 9/10, तो कितनी बार प्रक्रिया दोहरा रहा है तो वो उतनी बार प्रक्रिया आप क्या कर दो, दोहरा दो 9/10 इंटू 9/10। तो ये चीज क्या मिल गई अपने को 729/1000। तो ये क्या मिल गया अपने पास, मिल्क मिल गया। तो वाटर निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, वाटर निकालने के लिए 1 में से मैं 729 माइनस कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1000 में से 729 माइनस करा अपॉन कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000। तो ये देखो ये कितना है, यहाँ से 1000 में 729 क्या, तो कितना हो गया 271/1000। ये क्या आ गया वाटर। तो वाटर का रेशियो कितना आ गया अपने पास 271/1000, ठीक है। और मिल्क का रेशियो कितना निकाल लिया अपन 729/1000। तो 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 271, कितना हो गया 271 रेशियो 729। सेम ही हो रहा है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाकी इससे इजी हो जाएगा, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तब तक क्वेश्चन नंबर 24 क्या एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं वो लिख देता हूँ, ओप को सोल्व कर देता हूँ 3/12 ओप, ठीक है। यहाँ से पहले वाले ब्रैकेट को सोल्व करता हूँ तो ऊपर में एलसीएम ले लेता हूँ 15, ये कितना हो गया 5 3 15, और कितना हो गया अगर 5 3 15 और 3 दूनी 6 प्लस
15 और 6 4 10। ठीक है, नीचे वाले में एलसीएम लेता हूँ तो देखो 3/5 में 2/5 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 1/5। देखो 3/12 और कितना हो जाएगा 10 बटा कितना हो जाएगा 15, 10/15 हो जाएगा ना। और देखो ये 5 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा पलट जाएगा तो 5/1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लो, कितना हो गया 5 3 15, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 और ये कितना हो गया, यहाँ से सोल्व करो 2 5 10 और 2 6 12, मतलब कितना आ रहा है अपने पास 5/6। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 5/6। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, क्वेश्चन नंबर कितना होता है 25। देखो इसमें क्या बोला गया है 7 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4 दे रखा है। देखो यहाँ से अगर ये एक इक्वेशन दे रखी तो यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई कर लेंगे कि कौन सी वैल्यू इस पर सेटिस्फाई कर रहा है थीटा की। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर थीटा बराबर आप 30 वैल्यू पुट करके देखो, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो अपन रखेंगे, नहीं तो थीटा वैल्यू 60 रखेंगे, 45 रख के देंगे। लेकिन यहाँ पर थीटा की अपन 30 रखते हैं तो 30 रखेंगे तो कितना हो गया, देखो 1/2 होता है तो कितना होगा स्क्वायर होता है 1/4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू कोस 30 की वैल्यू कितना होता है √3/2 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 3/4। अगर सेटिस्फाई कर रहा है क्या 4, देखो 7/4 प्लस कितना हो जाएगा 9/4, ये कितना हो गया 16, 16/4 बराबर 4 सेटिस्फाई कर रहा है ना, हाँ भाई 4/4। मतलब थीटा बराबर आप 30 पुट कर सकते हो। तो पूछा क्या है अपने को कोट एक्स प्लस टेन एक्स, इसकी वैल्यू पूछा है। तो कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, और इसकी कितनी होती है टेन 30 की वैल्यू 1/√3। तो यहाँ से सोल्व करूंगा तो कितना हो गया √3, यहाँ से कितना हो गया 3 + 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास 4/√3। तो 4/√3 इसका आंसर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है अपने को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो इमारत के तल से 30 मीटर की दूरी से टावर के शीर्ष का अवनमन कोण 30 डिग्री है, टावर की ऊंचाई बताओ। सबसे पहले एक इमारत बनाओ, ये इमारत है, ये क्या है अपने पास बिल्डिंग है, ये क्या है बिल्डिंग, इसके तल से कितनी दूरी पर है 30 मीटर पर एक टावर है, ये टावर है, ठीक है। और इस टावर के शीर्ष से अवनमन कोण, इसका अवनमन कोण कैसे बनेगा, देखो इसका अवनमन कोण कैसे बनेगा, अगर मैं बोलूं इसका ये शीर्ष है तो इसका जो अवनमन कोण कौन सा बनेगा, ये 30 डिग्री ये बनेगा। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, राइट। जैसे सुनो टावर की ऊंचाई बतानी मतलब ये बतानी है, तो ये तो इजी है। अगर ये 30 है ये 90 डिग्री है तो ये कौन सा हो जाएगा अपने पास 60। तो आप लोगों को रेशियो तो पता ही होगा, अगर 60 के सामने वाला रेशियो कितना होता है अपने पास √3, और 30 के सामने वाला कौन सा होता है 1, तो अपन को 1 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो √3 वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी अपने पास 30, तो 1 की वैल्यू बतानी है तो कितनी हो जाएगा 30/√3। तो √3 से मैं √3 क्या क्या कर दूंगा परमीकरण कर दूंगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 10 टाइम। तो एच की वैल्यू अपने पास टावर की ऊंचाई कितनी होगी 10√3। जो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है अपने को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है कि देखो ए और बी एक साथ कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ए अकेले इस कार्य को 25 दिन में कर सकता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं और बी कार्य होने से 4-5 दिन पहले छोड़ देता है। तो ए और बी ने कितने दिन तक साथ कार्य किया, देखो ए और बी कितने दिन तक करते हैं, ए और बी कितने दिन तक कार्य करते हैं 15 दिन तक कार्य करते हैं, ठीक। और ए अकेला कितने दिन तक करता है 25 दिन तक कार्य करता है, इतना पता लग गया। सबसे पहले यहाँ से काम क्या होता है एलसीएम लेना, एलसीएम लेना मतलब क्या होता है टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना हो गया 75, क्योंकि 75 इन दोनों का एलसीएम आ गया तो कितना हो गया 15/75 और 25 थी 75, ये आ जाएगा। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ अगर ए 3 की एफिशिएंसी करता है तो बी कितनी की एफिशिएंसी करेगा 2 की एफिशिएंसी करता है। देखो इसमें बी कार्य 5 दिन होने से पहले कार्य क्या कर देता है छोड़ देता है, मतलब लास्ट के 5 डेज कौन कार्य करेगा ए ही करेगा, लास्ट के 5 दिन, लास्ट के 5 दिन कौन कार्य करेगा ए कार्य करेगा, ए इंटू 5। तो ए की एफिशिएंसी कितना है अपने पास 3, तो 3 इंटू 5 कितना हो गया 15 वर्क कर लिया। तो रिमेनिंग वर्क बताओ मुझे कितना वर्क हो गया, पहले का रिमेनिंग वर्क कितना हो गया 75 में से अगर 15 माइनस कर दूंगा तो अपने पास कितना हो जाएगा 60। तो रिमेनिंग वर्क कौन लास्ट के 5 डेज में तो क्या कौन छोड़ दिया बी छोड़ दिया, बचा हुआ काम कौन करा ओनली फॉर ए करा, कितना काम कर दिया 15 काम कर दिया। तो टोटल में से 15 काम माइनस कर दिया तो बचा हुआ काम कौन सा था 60। तो पहले कौन मिलकर कर रहे थे दोनों मिलकर कर रहे थे ना। तो अगर इसमें 60 में से मैं इन दोनों के एफिशिएंसी का भाग देता हूँ 5 का, तो मेरे पास कितना आ रहा है 12 दिन, कितना आ रहा है 12 दिन। तो पूछा ए और बी ने साथ मिलकर कितने दिन तक कार्य किया, तो साथ मिलकर तो यही करे ना 12 दिन तक, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर है। इसमें देखो एक पाइप एंड सिस्टम का सवाल है, जिसमें बोला कि एक टंकी है ना पाइप बी द्वारा 32 मिनट में भरता है, क्योंकि 36 मिनट में भरी जाती है। यदि भरी हुई टंकी को आर 20 मिनट में खाली करता है तो तीनों पाइप को एक साथ खोल दे तो आधी टंकी भरी जाएगी कितने मिनट में। तो सबसे पहले मुझे बताओ पी कितने मिनट में भर रहा है 32 मिनट में, ठीक है। क्यू कितने मिनट में भर रहा है 36 मिनट में, और जो आर है वो खाली करने वाला है
और कौन सा है खाली करने वाला, वो कितने मिनट में भर रहा है 20 मिनट में। तो यहाँ पर भी सबसे पहले अपन को टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालोगे तो यहाँ से आएगा 1440। अगर इसकी एफिशिएंसी निकाले ये कितने मिनट में भर देगा, 1 मिनट में कितना भर देगा 45 भर देगा। और अगर इसमें इसका इसका डिवाइड करता हूँ तो ये 40 भर देगा। और ये कितना खाली करते रहेगा साथ के साथ, माइनस का 72 खाली करता रहेगा। अब क्या पूछा आधी टंकी कब भरेगी, तो सबसे पहले अपन इसको आधी टंकी का काम ही बताना है। तो यहाँ से कितना हो गया 720, इस टंकी का एफिशिएंसी अपन को बढ़ाना है। तो तीनों मिलकर पारी पर है, तो P प्लस Q प्लस R बताना है। देखो P कितना भर रहा है प्लस का 45, फिर ये भर रहा है प्लस का 40, और ये खाली कितना कर रहा है माइनस का 72। तो कितना होगा 85 में से 72 माइनस करूंगा मतलब कितना होगा, तीनों मिलकर 13 ही भर रहे हैं। तो इतना भरने में कितना मिनट लगेगा इनको, तो 720 में अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूं तो ये कितना हो गया, देखो 13 पंजू 65, फिर बचेगा फिर 13 पंजू 65, तो कितना बचेगा अपने पास 5/13 मिनट। तो इतने मिनट में क्या करेंगे, ये तीनों आधी टंकी को क्या कर देंगे, भर देंगे। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है 55 सी 5/13, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या बोला गया है, देखो मोहित 10 मीटर पर सेकंड गति से अपने कार्यालय जाता है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस लौटता है। तो पूरी यात्रा के दौरान जो मोहित की गति है 12 मीटर पर सेकंड है, तो अक्स का मान बताओ। सबसे पहले क्वेश्चन में देख लो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर अक्स किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर क्या दिया मीटर पर सेकंड, यहाँ पर अक्स किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, यहाँ पर कितना मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले जो मीटर पर सेकंड है उसको अपन क्या किस में चेंज कर लेंगे, किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में 5/, इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो ये आ गया। दूसरी जो एवरेज स्पीड दे रखी है अपन को, इसको चेंज करता हूं तो कितना हो गया 18/5। तो ये सोल्व नहीं करा था, मैं इसको एज इट इज रख लेता हूं। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जब दो स्पीड दी हो तो 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो एवरेज स्पीड अपने निकाली कितनी है 12 इंटू 18/5, तो 12 इंटू 18/5, ठीक है। मैंने 2 लिखा। S1 स्पीड कितनी है अपने पास 36 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इंटू S2 कितनी है x, और ये कितना हो गया 36 प्लस x। यहां से सोल्व करोगे तो देखो यहां से कितना हो जाएगा, यहां से अगर इसको सोल्व करते हो 18 दूनी 36 हो जाएगा, ठीक है। 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। और 4 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। कितना हो गया 4 12, तो ये कितना हो गया अपने पास 3/5, ऊपर कितना बच रहा है x, और 36 प्लस x। अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना हो गया, देखो ये कितना हो जाएगा 5x, ये कितना हो गया 5x, और ये कितना हो गया 3 इंटू 36 प्लस कितना हो जाएगा x, ठीक है। तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालते हो, यहां से x की वैल्यू निकालते हो तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी आप लोगों को, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54 किलोमीटर, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही चीज बतानी है आप लोग को। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पर चलते हैं 30 पर। क्या बोला गया है, देखो 2 ट्रेन है P और Q एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर गतिमान है, जिसमें P ट्रेन Q 60 सेकंड में पूर्णतः क्या छोड़ देती है, पीछा छोड़ देती है। ट्रेन P की यात्री Q को 60 सेकंड में पार कर देती है। तो ट्रेन P और Q की चालों का अनुपात दे रखा है, तो उनकी लंबाई का अनुपात बताओ। अगर उनकी स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है 2:1 दे रखा है, तो उनकी जो स्पीड P की स्पीड मान लो आप 2x है, P की स्पीड, और Q की स्पीड आप मान लो कितना है x है, ठीक है। लेट यहां से अगर P की लंबाई मानते हो, P की लंबाई आप खुद से मान लो, यहाँ पर नहीं दी हुई, P की लंबाई A मान लो, और Q की लंबाई यहाँ पर अपन मानेंगे, Q की लंबाई कितनी मानेंगे यहाँ से B। तो रिलेटिव स्पीड कितना होता है, जब सेम डायरेक्शन में जाती है तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है, माइनस होती है। तो माइनस होगी तो कैसे होगी 2x माइनस x हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम कितना लगता है, पहले 60 सेकंड लगता ना, तो पहले दोनों डिस्टेंस को मैंने जोड़ूंगा। अगर ये इसको पार करती है तो मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी a प्लस बी, और कितनी है रिलेटिव स्पीड कितनी है 2x माइनस x। तो यहाँ से टाइम कितना लगेगा इसको पार करेगा, तो 60 सेकंड। तो एक तो ये आ जाएगा। दूसरा अगर मैं बोलूं कि देखो दूसरा एक P में यात्री, तो यात्री तो बैठे रहेंगे, और ट्रेन क्यू को 4 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है। कितने सेकंड में 4 सेकंड में। तो क्यू की लंबाई कितनी है b, और रिलेटिव स्पीड अपन को पता है 2x माइनस x है, और यहाँ से भाग लगे तो कितनी है 40 सेकंड में। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो इनको। डिवाइड करो तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या क्या बचेगा अपने पास a प्लस बी अपॉन बी, और यहाँ से कितना होगा 60/40। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो गया 3/2, ठीक है 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ तो कितना हो गया 2 इंटू ए प्लस बी, यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू कितना हो गया 3b। यहाँ से कितना हो गया 2a प्लस 2b इक्वल टू कितना हो गया 3b। यहाँ से अगर मुझे 2a की वैल्यू चाहिए और उधर जाएगा तो कितना हो गया b, तो a रेशियो b की वैल्यू कितनी जाएगी अपने पास 1:2।
तो उनकी स्पीड का रेशियो ही चाहिए, ये सॉरी स्पीड का रेशियो नहीं, लंबाई का रेशियो चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में ये टॉप 30 क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।